वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको पुष्प की संरचना इस वीडियो में हम आपको पुष्प के विषय में पूरी जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे जो पुष्प है इसके कितने भाग होते हैं, हम आपको पुष्प के माध्यम से समझाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये है गुड़हल का पुष्प। अब हम इसी पुष्प के माध्यम से जो पुष्प के कितने भाग होते हैं और किस भाग का क्या कार्य है, पूरा हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो देखिए, ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं पर्वरंत। ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं पर्वरंत, और ये जो इसके ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं पुष्पासन, यानी कि पुष्प का आसन। फिर इसके बाद देखिए, ये वाला जो आपको हरा हरा भाग दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं बाह्यदल, यानी कि अगर एक है तो बोलेंगे बाह्यदल, अगर समूह के रूप में बोलेंगे तो बोलेंगे बाह्यदल पुंज। फिर आप देखिए, ये रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल। अगर एक है तो बोलेंगे दल, अगर समूह के रूप में बोलेंगे तो बोलेंगे दल पुंज। फिर आप देखिए, ये वाला भाग आपको नजर आ रहे होंगे बहुत सारे, ये सब हैं पुमंग। क्या है? पुमंग। ये पुष्प का नर भाग होता है। अगर एक है तो कहेंगे पुंकेसर, और समूह के रूप में बोलेंगे तो बोलेंगे पुमंग। जो ये पुंकेसर होता है इसके भी 3 भाग होते हैं। आप देखिए, जो हल्का ऊपर फूला हुआ भाग है इसे बोलते हैं परागकोश, और इसी परागकोश के अंदर होते हैं परागकण। फिर इसके बाद देखिए, ये वाला भाग इसे बोलते हैं तंतु। फिर इसके बाद देखिए, जो ये ऊपर वाला भाग आपको ये दिखाई दे रहा है हल्का रेड रेड, ये है जायांग। ये पुष्प का मादा भाग होता है। जो ये एक है तो इसे बोलेंगे स्त्री केसर, और समूह के रूप में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे जायांग। जो स्त्री केसर है इसके भी 3 भाग होते हैं। जो ऊपर वाला भाग है इसे बोलेंगे वर्तिकाग्र, और ये वाला जो भाग आपको नजर आ रहा है इसे बोलेंगे वर्तिका, और ये यहाँ पर इसे बोलेंगे अंडाशय। तो हमने आपको जो ये गुड़हल का पुष्प है इस पुष्प के विषय में हमने आपको बताया कि कितने भाग होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें जो पुष्प होते हैं उसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो पुष्पों में ही पाए जाते हैं। तो हमने आपको सबसे पहले जो गुड़हल का पुष्प है इस पुष्प के माध्यम से आपको बताया है। अब देखिए, हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे एक पुष्प बनाया है। अब हम आपको इस पुष्प के सहायता से समझाएंगे। तो देखिए, ये वाला जो भाग मैंने अभी आपको गुड़हल के पुष्प में गिनाया, ये वाला भाग है इसे बोलते हैं बाह्यदल। एक है तो बोलेंगे बाह्यदल, और अगर समूह के रूप में होता है तो बोलते हैं बाह्यदल पुंज। फिर ये वाला भाग देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दल, यानी कि जो रेड वाला भाग अभी हमने आपको गुड़हल के पुष्प में बताया है, अगर एक है तो दल, और अगर समूह के रूप में होता है तो उसे बोलते हैं दल पुंज। फिर ये वाला भाग ये पुष्प का नर भाग होता है, इसे बोलते हैं पुंकेसर। एक है तो बोलेंगे पुंकेसर, और समूह के रूप में है तो बोलेंगे पुमंग। फिर इसके ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं परागकोश, इसी परागकोश के अंदर होते हैं परागकण। फिर ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग इसे बोलते हैं तंतु। फिर यहाँ पर देखिए, ये वाला भाग ये है स्त्री केसर। एक है तो स्त्री केसर, और समूह के रूप में होगा तो बोलेंगे जायांग। फिर जो ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, ये वाला भाग इसे बोलते हैं वर्तिका, और ये नीचे वाला भाग इसे बोलते हैं अंडाशय। ये है पुष्प के भाग। अब हम आपको बताते हैं जो पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, इनका कार्य क्या होता है। तो जो बाह्यदल पुंज होता है ये क्या करता है? पुष्प की सुरक्षा करता है और कलिका अवस्था में पोषण प्रदान करता है। फिर इसके बाद देखिए, जो दलपुंज होता है यह क्या करता है? कीटों को आकर्षित करता है और परागण क्रिया में सहायता करता है। फिर ये देखिए, ये है हमारा क्या? पुंकेसर। जो पुंकेसर है, मैंने कहा था एक है तो इसे पुंकेसर बोलेंगे, समूह के रूप में है तो इसे बोलते हैं पुमंग। तो कई पुंकेसर से मिलकर पुमंग बनता है। जो इसके ऊपर फूला हुआ भाग होता है इसे बोलते हैं परागकोश, और परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण। ये भी जनन क्रिया में भाग लेता है। फिर इसके बाद देखिए, ये हमारा भाग होता है ये स्त्री केसर। एक है तो स्त्री केसर, और कई मिल जाते हैं यानी कि समूह के रूप में होते हैं तो इसे बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। जो ये इसका निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है,
ये भी जनन क्रिया में भाग लेता है। तो हमने आपको बताया, सबसे पहले गुड़हल के पुष्प के माध्यम से आपको समझाया, फिर जो ये चित्र बना था इस चित्र के माध्यम से भी हमने आपको बताया पुष्प की संरचना के कार्य। अब हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप किस प्रकार परीक्षा में जाकर लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे पुष्प की संरचना, इसमें लिखेंगे आवृत बीजी या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जननांग पुष्पों में पाए जाते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। इसमें लिखेंगे नंबर 1 बाह्यदल पुंज, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 पुमंग, नंबर 4 जायांग। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बाह्यदल पुंज, इसमें लिखेंगे बाह्यदल पुंज पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है और कलिकावस्था में पोषण प्रदान करता है। हमने आपको जो गुड़हल का पुष्प है उसमें हमने आपको बताया था कि जो बाह्यदल पुंज होता है, अगर एक है तो बाह्यदल, अगर समूह के रूप में होता है तो उसे बोलते हैं बाह्यदल पुंज। इसका कार्य होता है ये पुष्प की सुरक्षा करता है और कलिकावस्था में पोषण प्रदान करता है। इसके बाद अगले डालेंगे दल पुंज, इसमें लिखेंगे ये रंगीन होते हैं, परागण क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। इसके बाद नंबर 3 है डालेंगे पुमंग, इसमें लिखेंगे यह कई पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश होता है। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। पुंकेसर प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे जायांग, इसमें लिखेंगे यह कई स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं। तो बच्चों हमने आपको बताया कि जो पुष्प की संरचना है इसके विषय में हमने आपको पुष्प के माध्यम से समझाया, फिर हमने आपको लिखकर भी बताया कि आप किस प्रकार परीक्षा में जाकर लिखेंगे। इसके बाद अगली हेड डालेंगे एकलिंगी पुष्प, यानी कि एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में 1 नंबर में पूछ देता है कि एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें जायांग व पुमंग में से केवल एक चक्र उपस्थित होता है, यानी कि जो पुष्प होता है उसमें या तो जायांग होगा या पुमंग हो, दो में से एक अगर उपस्थित हो तो उसे बोलते हैं एकलिंगी पुष्प, जैसे पपीता, तरबूज। फिर अगले डालेंगे द्विलिंगी पुष्प, इसमें लिखेंगे इसमें जायांग व पुमंग दोनों चक्र उपस्थित होते हैं। जैसे अभी हमने आपको जो गुड़हल का पुष्प है उसमें हमने आपको बताया उसमें मेल फीमेल यानी कि जायांग और पुमंग दोनों उपस्थित थे। तो द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों उपस्थित हों, या लिखेंगे जिसमें जायांग व पुमंग दोनों चक्र उपस्थित होते हैं। उदाहरण सरसों, गुड़हल। फिर अगले हम डालेंगे पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं। तो जिस पुष्प में चारों चक्र उपस्थित हो, यानी कि बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, जिसमें ये चारों चक्र उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं पूर्ण पुष्प। और अपूर्ण पुष्प किसे बोलते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित हों, यानी कि बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग जो ये होते हैं इसमें से एक या एक अनुपस्थित हो, चाहे एक कम हो चाहे 2 कम हो, तो उसे बोलेंगे अपूर्ण पुष्प। तो बच्चों सबसे पहले हमने आपको गुड़हल के पुष्प के माध्यम से समझाया, फिर जो ब्लैक बोर्ड पे हमने पुष्प का चित्र बनाया था उस चित्र के माध्यम से आपको बताया, फिर हमने पंच पर लिखकर आपको समझाया कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परागण किसे कहते हैं और परागण कितने प्रकार का होता है और स्वपरागण, परपरागण किसे कहते हैं। इसके विषय में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको पुष्प के माध्यम से समझाते हैं, फिर जो ये चित्र बना हुआ है इस चित्र के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे हाथ में गुड़हल का पुष्प है। अब हम इसी पुष्प के माध्यम से आपको समझाते हैं। पहले जो पुष्प है इसके भाग आपको गिना देते हैं। जो ये वाला भाग है इसे बोलते हैं पर्वरंत
और इसके ऊपर ये वाला भाग आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान से अगर देखेंगे इसे बोलेंगे पुष्पासन यानी कि पुष्प का आसन। फिर इसके ऊपर देखिए ये वाला भाग हरा हरा नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं बादल पुंज, यानी कि एक है तो बादल समूह के रूप में तो बादल पुंज। फिर आपको ये रेड नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं दल, एक है तो दल और समूह के रूप में है तो इसे बोलेंगे दलपुंज। फिर देखिए यहाँ पर ये आपको सब पीले पीले नजर आ रहे हैं, ये है हमारे पुमंग, यानी कि पुष्प का नर भाग होता है, एक है तो बोलेंगे पुंकेसर, समूह के रूप में है तो बोलते हैं पुमंग। अब जो ये पुंकेसर होते हैं इनके 3 भाग होते हैं, परागकोश, परागकण और तंतु। जो ये ऊपर फूला हुआ भाग नजर आ रहा है पीला पीला, ध्यान से अगर आप देखेंगे पुष्प में तो ये ऊपर फूला हुआ भाग नजर आ रहा है, ये है परागकोश, इसी परागकोश के अंदर होते हैं परागकण, ये होता है इसे बोलते हैं तंतु। फिर ये ऊपर आपको रेड नजर आ रहे हैं, ये एक है तो इसे बोलेंगे स्त्री कैसे, समूह के रूप में बोलेंगे तो इसे बोलेंगे जायांग। और इसके भी 3 भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, ये वाला वर्तिका, इसके नीचे अंडाशय, ये पुष्प का मादा भाग होता है। फिर हमने आपको बताया कि परागण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिए कि परागण कहते किसे हैं। तो देखिए ये हमारे हाथ में पुष्प है, सबसे पहले हम आपको इस पुष्प के माध्यम से बताते हैं। तो ये जो पुष्प का नर भाग है पुंकेसर, इसके अंदर एक जो फूला हुआ भाग है यह है परागकोश, इसी परागकोश के अंदर होते हैं परागकण। तो परागकोश से परागकण निकलकर ये जो मादा पुष्प की वर्तिकाग्र यहाँ पे पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, परागण। तो हम कह सकते हैं कि परागकोश में बने परागकण मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। फिर परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण किसे कहते हैं, जैसे ये एक पुष्प है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक पुष्प है, अगर ये जो एक पुष्प है इसी में से जो ये पुष्प का नर भाग है, ये देखिए पुंकेसर, और ये पुंकेसर है, इसमें है परागकोश, परागकोश के अंदर है परागकण, और परागकण निकलकर इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, स्वपरागण। यानी कि ये एक पुष्प है, इसी पुष्प में बने परागकोश से परागकण निकलकर इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंच जाएं, चाहे हवा के माध्यम से पहुंचे चाहे कीटों के माध्यम से पहुंच जाएं, तो क्या हो जाएगा, स्वपरागण। अब पर परागण किसे कहते हैं, तो पर परागण के लिए 2 पुष्पों की आवश्यकता होती है। तो देखिए हमारे हाथ में 2 पुष्प हैं, कितने पुष्प हैं, 2 पुष्प हैं। अब देखिए ये जो एक पुष्प है इसमें से परागकोश से परागकण निकलकर और जो दूसरा पुष्प है इसकी वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, पर परागण। यानी कि एक पुष्प में बने परागकोश से परागकण निकलकर और दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। अब हम आपको जो चित्र बने हैं इस चित्र के माध्यम से एक बार आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि परागण किसे कहते हैं, और अब हम आपको बताते हैं जो चित्र बने हैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो मैंने कहा परागण किसे कहते हैं, तो मैंने कहा परागकोश में बने परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना को या क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण किसे कहते हैं, मान लीजिए ये एक पुष्प है और ये हमारा क्या है, परागकोश, इस परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण। यानी कि ये परागकोश है, इस परागकोश के अंदर परागकण है, तो ये परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, स्वपरागण। अब परपरागण कैसे होगा, ध्यान से देखिए। जो परपरागण है इसके लिए 2 पुष्पों की आवश्यकता होती है। देखिए हमने ब्लैक बोर्ड पे 2 पुष्प बनाए हैं और परपरागण के लिए 2 पुष्पों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा क्या है, परागकोश, ये परागकोश के अंदर है परागकण और इसमें से परागकण निकलकर और दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, परपरागण। क्या हो जाएगा, परपरागण। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको सबसे पहले जो गुड़हल का पुष्प है उस पुष्प के माध्यम से आपको बताया परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। फिर हमने आपको बताया जो ब्लैक बोर्ड पे चित्र हमने बनाए हैं इस चित्र के माध्यम से भी आपको बताया कि
स्वपरागण, परपरागण और परागण किसे कहते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। और स्वपरागण, परपरागण लाभ हानि आप कैसे लिखेंगे, अब हम आपको पंच के माध्यम से लिखकर समझाते हैं। तो अब हम डालेंगे परागण, तो इसमें लिखेंगे जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को परागण कहते हैं। यानी कि अभी हमने आपको जो गुड़हल का पुष्प है उस पुष्प के माध्यम से हमने आपको बताया कि जो पुष्प होता है, पुष्प में जो पराग कोष होते हैं, पराग कोष के अंदर जो परागकण होते हैं वो परागकण निकल कर जो पुष्प की वर्तिकाग्र है यानी कि जो पुष्प का मादा भाग है उस पे पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, परागण। चाहे उसी पुष्प पे जाए या दूसरे पुष्प पे पहुंच जाए, चाहे वायु के माध्यम से जाए या कीटों के माध्यम से जाए, तो क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। अब अगले डालेंगे परागण के प्रकार, इसमें लिखेंगे परागण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 परपरागण। अब हाइड्रोजन डालेंगे स्वपरागण, इसमें लिखेंगे जब किसी एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। यानी कि एक पुष्प हो, उसी पुष्प में से पराग कोष से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाता है। अब अगले डालेंगे स्वपरागण के लाभ, तो इसमें लिखेंगे इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। नंबर 2 स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। नंबर 3 स्वपरागण की क्रिया समय पर होती है। नंबर 4 इसमें पौधों की शुद्धता बनी रहती है। नंबर 5 इसमें किसी दूसरे पुष्प की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों ये हैं स्वपरागण के लाभ। अगले डालेंगे स्वपरागण की हानियां, इसमें लिखेंगे इसमें नए लक्षणों का विकास नहीं होता है। नंबर 2 पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर हो जाते हैं। नंबर 3 इसमें बीज जल्दी पकते नहीं हैं। नंबर 4 इसमें फल अक्सर छोटे होते हैं। ये हैं स्वपरागण की हानियां। अब अगली है डालेंगे परपरागण, तो इसमें लिखेंगे जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो इस घटना को परपरागण कहते हैं। यानी कि जो एक पुष्प होता है, एक पुष्प के पराग कोष से परागकण निकलकर और दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, परपरागण। अब इसके बाद डालेंगे परपरागण के लाभ, इसमें लिखेंगे नंबर 1 परपरागण से बने फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं। नंबर 2 इसमें नए लक्षणों का विकास होता है। नंबर 3 इससे बने पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। नंबर 4 इसमें उपज अधिक होती है। अब अगले डालेंगे परपरागण से हानि, तो इसमें लिखेंगे नंबर 1 इसके लिए परागकण अधिक खर्च होते हैं। नंबर 2 इस क्रिया के लिए एक पुष्प को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहता है, यानी कि जो परपरागण से हानि क्या है, इसमें एक पुष्प को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है। नंबर 3 इसमें जाति की शुद्धता नहीं रह जाती है। नंबर 4 यह क्रिया निश्चित होती है। तो बच्चों इस वीडियो में सबसे पहले हमने आपको पुष्प के माध्यम से समझाया, फिर हमने जो ब्लैक बोर्ड पे चित्र बनाए थे उस चित्र के माध्यम से आपको बताया कि परागण कैसे होता है, स्वपरागण कैसे होता है, परपरागण कैसे होता है। फिर हमने आपको पंच के माध्यम से लिखकर बताया है कि आप किस प्रकार परीक्षा में जाकर लिखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी हमारे चैनल से जुड़ सकें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नर युग्मोद्भिद का विकास, यानी कि अंकुरित परागकण को नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका माना जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे परागण पूर्व परावर्धन, यानी कि पराग कोश के अंदर होता है तब परागण के विषय में, और जब परागकण पराग कोश के बाहर आता है और
वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। इस पूरी प्रोसेस को हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो ये हमने चित्र बनाया है, अब हम आपको इसी चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये पराग कण है और पराग कण के अंदर एक केंद्रक होता है और इसमें देखिए रिक्तिकाएं होती हैं। क्या है? रिक्तिकाएं होती हैं और इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। फिर क्या होता है? जो ये रिक्तिकाएं हैं आपस में मिलकर एक बड़ी रिक्तिका बना लेती हैं और जो केंद्रक होता है ये आगुणित होता है। जब केंद्रक का समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो केंद्रक है जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तब दो केंद्रक बन जाते हैं। एक होता है जनन केंद्रक और दूसरा कायिक केंद्रक। यानी कि जब केंद्रक का समसूत्री विभाजन होता है तब ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक होता है जनन केंद्रक और दूसरा कायिक केंद्रक। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तब दो कोशिकाएं बन जाती हैं। एक बनती है जनन कोशिका, दूसरी कायिक कोशिका। जनन कोशिका की ओर होता है जनन केंद्रक और कायिक कोशिका की तरफ होता है कायिक केंद्रक। बीच में एक भित्ति बनती है, इसे बोलते हैं कैलिलोज। फिर इसके बाद क्या होता है? ये जो जनन कोशिका होती है ये तर्कु के आकार की हो जाती है। इसके बाद जनन कोशिका तर्कु का आकार ले लेती है। ये है जनन कोशिका यानी कि जनन केंद्रक। ये क्या है? कायिक कोशिका। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद परागण पश्चात पूर्व परावर्धन, यानी कि जब पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर आ जाता है। अब यहाँ समझते हैं, यानी कि जब पराग कोश से परागकण निकल आता है, कहाँ पे आता है? वर्तिकाग्र पर। जब वर्तिकाग्र पर परागकण आ जाता है तब यह क्या करता है? पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है, यानी कि जल और पोषक तत्व को ये अवशोषित कर लेता है, जिससे जो कायिक कोशिका होती है फूल जाती है। जो कायिक कोशिका होती है फूल जाती है और जो जनन छिद्र होता है ये पराग नलिका का रूप लेकर बाहर निकलती है। यानी जो जनन छिद्र होता है वो पराग नलिका का रूप लेकर बाहर निकलती है और पराग नलिका में कायिक और जनन कोशिका के केंद्रक आ जाते हैं। पराग नलिका में कायिक और जनन कोशिका के केंद्रक आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? पराग नलिका में पहुंचने के बाद जो जनन कोशिका होती है इसका समसूत्री विभाजन होता है। तो जो जनन कोशिका होती है जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तब दो अगुणित और अचल नर युग्मक बनते हैं। जब जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है तब दो अगुणित और अचल नर युग्मक बनते हैं। तो इस प्रकार दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो हमने आपको सबसे पहले नर युग्मक का विकास, इसके विषय में हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया। अब हम आपको लिखकर भी बताएंगे कि आप किस प्रकार परीक्षा में जाकर लिखेंगे। तो सबसे पहले हरिण डालेंगे नर युग्मोद्भिद का विकास। इसमें लिखेंगे अंकुरित परागकण को नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका माना जाता है। अब सबसे पहले इसमें हरिण डालेंगे परागण पूर्व परिवर्धन पराग कोश के अंदर, यानी कि परागण होने से पहले पराग कोश के अंदर के विषय में हम आपको बताते हैं। तो पराग कण के अंदर एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है, यानी कि जो पराग कण के अंदर केंद्रक होता है और इसके अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, ये आगे चलकर एक बड़ी रिक्तिका बन जाती हैं, जिससे केंद्रक एक और खिसक जाता है। फिर केंद्रक समसूत्री विभाजन से दो केंद्रकों में विभाजित होता है, यानी जो केंद्रक होता है इसका जब समसूत्री विभाजन होता है तब यह दो केंद्रकों में विभाजित होता है। नंबर एक जनन केंद्रक, नंबर दो कायिक केंद्रक। इसके बाद क्या होता है? फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तब जनन कोशिका और कायिक कोशिका का निर्माण होता है। यानी सबसे पहले
केंद्रक का विभाजन होगा, यानी कि केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा, तब दो केंद्रकों का निर्माण होगा, जनन केंद्रक और कायिक केंद्रक। इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तब जनन कोशिका और कायिक कोशिका का निर्माण होता है। परागकण के पराग कोश से बाहर आने पर होती है। यानी कि इतना हमने आपको बताया, इतनी जो पूरी प्रोसेस है ये पराग कोश के अंदर होती है। अब जब परागकण जो है निकलकर, परागकण पराग कोश के अंदर से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे परागण पश्चात परिवर्धन, यानी कि वर्तिकाग्र पर। जब पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, अब वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण जल और पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है। यानी कि जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब परागकण जल और पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है, जिससे कायिक कोशिका फूल जाती है और जनन छिद्र से पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। यानी कि जैसे वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचता है, वो जल और पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है, और क्या होता है, जो कायिक कोशिका होते फूल जाती है और जनन छिद्र पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। फिर लिखेंगे पराग नलिका में कायिक और जनन कोशिका के केंद्रक उसमें आ जाते हैं। यानी कि जो पराग नलिका है उसमें कायिक और जनन कोशिका के केंद्रक उस पराग नलिका में आ जाते हैं। पराग नलिका में पहुंचने के बाद जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि जब पराग नलिका में आ जाते हैं कायिक और जनन कोशिका के केंद्रक, तब जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है, तब जिससे दो अगुणित और अचल नर युग्मक बनते हैं। तो इस प्रकार जो पराग नलिका में दो नर युग्मक पाए जाते हैं, उनका निर्माण किस प्रकार होता है, मैंने आपको इस वीडियो में चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं और इससे चार परागकणों का निर्माण कैसे होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम आपको इसमें चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणु जनन। इसमें लिखेंगे पुष्प के नर भाग पुंकेसर के परागकोश की लघु बीजाणु धानी की बीजाणु जनन ऊतक की पराग मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि जो पुष्प होता है, पुष्प का नर भाग होता है पुंकेसर, पुंकेसर जो है ये पुष्प का नर भाग होता है। फिर परागकोश, परागकोश में लघु बीजाणु धानी होती है और लघु बीजाणु धानी में बीजाणु जनन ऊतक पाया जाता है, और इसमें पराग मात्र कोशिका का जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब चार लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो किस प्रकार चार परागकणों का निर्माण होता है, हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो ये है पुंकेसर। क्या है पुंकेसर? ये ऊपर वाला भाग है परागकोश। परागकोश को जब हम काटते हैं, तब इसमें देखते हैं कि चार लघु बीजाणुधानी दिखाई देती हैं। यानी कि जब परागकोश को काटते हैं तो इसमें चार लघु बीजाणुधानी दिखाई देती हैं। जो लघु बीजाणुधानी होती है कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। फिर इसमें देखिए, इसमें से एक लघु बीजाणुधानी को हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर देखते हैं जो एक लघु बीजाणुधानी होती है, इसमें पाया जाता है बीजाणु जनन ऊतक। जो बीजाणु जनन ऊतक होता है ये द्विगुणित होता है, और बीजाणु जनन ऊतक में एक कोशिका पाई जाती है अधो स्त्री कोशिका। जो अधो स्त्री कोशिका पाई जाती है ये द्विगुणित होती है। जब अधो स्त्री कोशिका विकसित होती है, यानी कि वृद्धि करती है, तब ये बदल जाती है प्रपुष्प कोशिका में, और जो प्रपुष्प कोशिका होती है ये भी द्विगुणित होती है। जब प्रपुष्प कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है, तब यह दो भागों में बढ़ जाती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। अब हम आपको बताते हैं
कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है इसके विषय में आपको बताते हैं। तो जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है इसमें 4 परतें पाई जाती हैं। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है इसमें 4 परतें पाई जाती हैं, बाह्य परत, अंतःस्थितियम परत, मध्य परत और टेपिटम। यानी कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है इसमें 4 परतें पाई जाती हैं, बाह्य परत, अंतःस्थितियम परत, मध्य परत और टेपिटम। इनका कार्य क्या होता है? जो बाह्य परत और अंतःस्थितियम परत होती है, जो इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है, यानी कि जिन पराग कणों का निर्माण होता है उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जो मध्य परत होती है इसका कार्य होता है सुरक्षा के साथ साथ आर्द्रता भी प्रदान करना। और जो टेपिटम होता है सबसे आंतरिक परत, ये क्या करती है? जो परागकण इनको पोषण प्रदान करते हैं। ये है प्राथमिक भित्ति कोशिका। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है ये आगे चल के 4 परतें इसकी बन जाती हैं, बाह्य परत, अंतःस्थितियम परत, मध्य परत और टेपिटम। बाह्य परत और अंतःस्थितियम परत का कार्य होता है परागकणों को सुरक्षा प्रदान करना, और जो मध्य परत होती है सुरक्षा के साथ साथ जो परागकण होते हैं उनको आर्द्रता उनकी यानी कि नमी को बनाए रखते हैं। और जो टेपिटम होता है क्या करता है? जो परागकण उनको पोषण प्रदान करता है। फिर जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका होती है, जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका होती है, जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तब पराग मात्र कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन ऊतक होता है, जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तब पराग मात्र कोशिका का निर्माण होता है। और जब पराग मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है तब 4 परागकणों का निर्माण होता है। इस प्रकार जो परागकण है 4 परागकणों का निर्माण होता है। तो आप ध्यान से देखिए, जब एक पराग कोश को काटते हैं उसमें 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, और एक जो लघु बीजाणुधानी होती है उससे 4 परागकणों का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 लघु बीजाणुधानी है, तो इससे आप समझिए कि 4 चक्कू 16 यानी कि 16 परागकणों का निर्माण होगा। तो हमने चित्र के माध्यम से जो लघु बीजाणु जनन की पूरी प्रोसेस है हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है। अब हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से परीक्षा में जाकर लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे पराग कोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, ये द्विगुणित होती हैं। इसमें बीजाणु जनन ऊतक पाया जाता है, ये भी द्विगुणित होता है। इसमें एक अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है, यह विकसित होकर परपसु कोशिका में बदल जाती है। जब परपसु कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है तब यह 2 भागों में बढ़ जाती है। नंबर 1 प्राथमिक भित्ति कोशिका, नंबर 2 प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। अब हम डालेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका। इसमें लिखेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका में 4 परतें पाई जाती हैं, बाह्य परत, अंतःस्थितियम परत, मध्य परत, टेपिटम। जो बाह्य परत और अंतःस्थितियम परत क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि बाह्य परत और अंतःस्थितियम परत सुरक्षा प्रदान करते हैं। और मध्य परत सुरक्षा के साथ साथ आर्द्रता को भी बनाए रखती हैं। टेपिटम पराग कणों को पोषण प्रदान करता है, यानी कि जो मध्य परत होती है सुरक्षा के साथ साथ आर्द्रता यानी कि नमी को भी बनाए रखती है, और जो टेपिटम होता है परागकणों को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद हम डालेंगे प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। इसमें लिखेंगे प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका का जब समसूत्री विभाजन होता है तब पराग मात्र कोशिका का निर्माण होता है। पराग मात्र कोशिका द्विगुणित होती है, जब पराग मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है तब 4 परागकणों का निर्माण होता है, ये अगुणित होते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस को हमने चित्र के माध्यम से आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताया है। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे
इस प्रश्न को अवश्य तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इस चित्र जो बनाया है, इस चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि दोहरा निषेचन कैसे होता है। फिर हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो जो दोहरा निषेचन है, इसकी खोज एस.जी. नवासिन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1898 ईस्वी में किया था। यानी कि एस.जी. नवासिन एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1898 ईस्वी में दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज किया था। उन्होंने बताया कि जो पराग नलिका है, पराग नलिका में दो नरयुग्मक पाए जाते हैं। इसमें से एक नरयुग्मक आके अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है और युग्मनज का निर्माण करता है। इसे सत्य निषेचन कहते हैं या द्विगुणित होता है। यानी कि एक नरयुग्मक और एक अंड कोशिका, दो हो गए इसलिए बोलेंगे इसे द्विगुणित। यानी कि जब एक नरयुग्मक आता है और अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है तो इसे सत्य निषेचन कहते हैं या द्विगुणित होता है और आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है। इसके बाद जब दूसरा नरयुग्मक आता है, दो ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है, इसे त्रिगुणित कहते हैं, क्योंकि एक नरयुग्मक और दो ध्रुवीय कोशिकाएं हैं, इसीलिए ये क्या होता है, त्रिगुणित होता है। तो जब दूसरा नरयुग्मक आता है और दो ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है, तब त्रिगुणित बनता है और इससे प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। जो ये प्राथमिक भ्रूण कोश होता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो कह सकते हैं जो ये हमारा क्या है, भ्रूण कोश, एक भ्रूण कोश है। इस भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं। कितने होते हैं, दो संलयन। की भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं, इसीलिए इसे हम द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। जब दोहरा निषेचन हो जाता है, इसके बाद जो पुष्प होता है उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो जो पुष्प होता है उसमें जो बाह्य दल पुंज होते हैं वो गिर जाते हैं। कभी कभी चिल्लिंग रहते हैं, यानी कि चिपके रहते हैं, जैसे बैंगन है, मिर्चा है। इसमें आपने देखा होगा जो बाह्य दल पुंज है वो चिपका रहता है। इसके बाद जो तुम्हारे दल पुंज होते हैं पुष्प के, वो गिर जाते हैं। जो पुंकेसर होते हैं वो गिर जाते हैं, स्त्री केसर होते हैं, निषेचन के बाद ये गिर जाते हैं। ये परिवर्तन होते हैं। यानी कि जो बीजांड है ये बीज में बदल जाता है, अंडाशय जो है फल में बदल जाता है। इसके बाद देखिए जब इसमें दोहरा निषेचन हो जाता है तो इसमें भ्रूण कोश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो देख लीजिए। जो तुम्हारे ये प्रतिमुख कोशिकाएं आपको नजर आ रही हैं, ये नष्ट हो जाती हैं और जो सहायक कोशिकाएं हैं ये भी नष्ट हो जाती हैं। और ये एक नरयुग्मक आता है, अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। और जब दूसरा नरयुग्मक आता है और द्वितीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है, तब प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो बच्चों, हमने आपको इस वीडियो में बताया कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। हमने आपको इस चित्र के माध्यम से समझाया है। अब आप परीक्षा में जाकर किस प्रकार लिखेंगे, हम आपको पंच के माध्यम से लिखकर समझाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। इसमें लिखेंगे इसकी खोज एस.जी. नवासिन ने सन 1898 ईस्वी में किया था। यानी कि एस.जी. नवासिन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1898 ईस्वी में दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज किया था। पराग नलिका में दो नरयुग्मक पाए जाते हैं। इसमें से एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज बना लेता है, इसे सत्य निषेचन कहते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है जो बाद में भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा नरयुग्मक दो ध्रुवीय कोशिका के साथ मिलकर त्रिगुणित बना लेता है, जिससे प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसके बाद अन्य कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। यानी कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज एस.जी. नवासिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 ईस्वी में किया था। पराग नलिका में दो नरयुग्मक पाए जाते हैं। इसमें से एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर युग्मनज बना लेता है, इसे सत्य निषेचन कहते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है जो बाद में भ्रूण का निर्माण करता है। फिर दूसरा नरयुग्मक जो होता है
वो दो ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ मिलकर त्रिगुणित बना लेता है, जिससे प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसके बाद जो अन्य कोशिकाएं हैं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। फिर लिखेंगे एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं। एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं, अतः यह क्रिया द्विनिषेचन या द्वारा निषेचन कहलाती है। यानी कि एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है तब युग्मनज बनता है। नर युग्मक अगुणित होता है लेकिन अंडकोशिका अगुणित होती है। एन क्या हो जाएगा 2n, यानी कि युग्मनज कैसा होता है द्विगुणित होता है। फिर दूसरा नर युग्मक जो है ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है तब प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसमें भी नर युग्मक अगुणित होता है, ध्रुवीय कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और तो द्विगुणित और अगुणित मिलकर क्या बन जाएगा त्रिगुणित। जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जब निषेचन हो जाता है उसके बाद पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो हर डालेंगे बाह्य दल पुंज लिखेंगे, या प्रायः गिर जाते हैं, कभी कभी फल के साथ चिरलग्न रहते हैं जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन आदि। यानी कि जो बाह्य दल पुंज होता है वो गिर जाते हैं, कभी कभी फल के साथ चिपके रहते हैं, यानी कि चिरलग्न रहते हैं जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है। फिर लिखेंगे दलपुंज, ये प्रायः गिर जाते हैं। पुमंग, ये प्रायः गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र, ये प्रायः गिर जाते हैं। वर्तिका, ये प्रायः गिर जाते हैं। यानी कि दलपुंज, पुमंग, वर्तिकाग्र, वर्तिका ये सब गिर जाते हैं। फिर अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। निषेचन के बाद ये पुष्प में परिवर्तन होते हैं। फिर अगले हेड डालेंगे निषेचन के बाद बीजांड में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जब निषेचन हो जाता है उसके बाद बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे बाह्य अध्यावरण, यानी कि बीज का बीज चोल बनाता है, यानी कि जो बाह्य अध्यावरण है ये क्या करता है, जो बीज होता है उसका बीज चोल बनाता है। फिर नंबर 2 अंता अध्यावरण, इसमें क्या होता है, जो बीज का अंता कवच बनाता है, जो बीज होता है उसका अंता कवच बनाता है। नंबर 3 बीजांड व्रंत, ये नष्ट हो जाते हैं। लीची में इससे एक मांसल ऊतक निकलता है, यानी कि जो बीजांड व्रंत है ये नष्ट हो जाते हैं। लीची में इससे एक मांसल ऊतक निकलता है, यह बीज के चारों ओर होता है, इसे बीज चोल कहते हैं। यह खाने योग्य भाग है। यानी कि निषेचन के बाद बीजांड में ये परिवर्तन होते हैं। अब अगली हेड डालेंगे निषेचन के बाद भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जब निषेचन हो जाता है तब भ्रूण कोश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे प्रतिमुख कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। युग्मनज भ्रूण बनाता है, यानी जो युग्मनज है वो भ्रूण बनाता है, जो प्रतिमुख कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। नंबर 3 भ्रूणपोष केंद्रक, ये भ्रूणपोष बनाता है और सहायक कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको सबसे पहले दोहरा निषेचन के विषय में चित्र के माध्यम से समझाया, फिर हमने आपको पंच के माध्यम से लिखकर बताया है कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अगर हमारे वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। ये जो प्रश्न है परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिख देंगे। तो सबसे पहले आप बीच में एक लाइन खींच लेंगे, एक तरफ लिखेंगे स्वपरागण और दूसरी तरफ लिखेंगे परपरागण। अब स्वपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 1 पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, यानी जो पुष्प है उसमें मेल फीमेल दोनों का होना आवश्यक है, यानी कि जो एक पुष्प है उसमें पुमंग और जायांग दोनों का उपस्थित होना आवश्यक है, तभी उसमें स्वपरागण हो पाएगा। यानी कि स्वपरागण की क्रिया के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना
आवश्यक है। फिर लिखेंगे अब पर परागण की तरफ नंबर 1 पुष्प द्विलिंगी या एकलिंगी हो सकते हैं। अब स्वपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 2 नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। यानी कि स्वपरागण की क्रिया के लिए नर और मादा भाग को एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। अब लिखेंगे पर परागण की तरफ नंबर 2, इसमें लिखेंगे अधिकतर अवस्थाओं में नर और मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। अब नंबर 3 लिखेंगे स्वपरागण की तरफ, इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। यहाँ पर देखिए होते 2 बार शब्द लिख गया, इसलिए एक बार इसको मिटा देंगे। तो लिखेंगे इसमें परागण कम खर्च होते हैं। यानी कि जो स्वपरागण की क्रिया है इसमें परागकण कम खर्च होते हैं, क्योंकि जो स्वपरागण की क्रिया है वो एक ही पुष्प में होती है, इसलिए इसमें जो परागकण है वो कम खर्च होते हैं। अब लिखेंगे पर परागण की तरफ नंबर 3, इसमें परागकण अधिक खर्च होते हैं। यानी कि जो पर परागण की क्रिया है इसमें परागकण अधिक खर्च होते हैं, क्योंकि जो पर परागण है वो एक जो पुष्प होता है उस पुष्प से पराग कोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तब होता है पर परागण। अब जो पर परागण है या तो वायु के माध्यम से होगा या तो कीटों के माध्यम से होगा। जब वायु के माध्यम से होगा तो जब हवा चलेगी तो बहुत सारे परागकण उड़ेंगे जब बहुत सारे परागकण नीचे गिर जाएंगे और कुछ ही परागकण पहुंचेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, जो पर परागण क्रिया है इसमें अधिक परागकण खर्च होते हैं। 4 लिखेंगे स्वपरागण की तरफ, इससे बने बीज कम हल्के व छोटे होते हैं। यानी कि जो स्वपरागण की क्रिया है इससे बने बीज कम हल्के व छोटे होते हैं। अब नंबर 4 लिखेंगे पर परागण की तरफ, इससे बने बीज अधिक भारी व बड़े होते हैं। यानी कि जो पर परागण की क्रिया है इससे बने बीज जो हैं अधिक भारी व बड़े होते हैं। अब स्वपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 5, तो इसमें लिखेंगे इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो स्वपरागण की क्रिया है इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो स्वपरागण की क्रिया है वो एक ही पुष्प में होती है। अब देखिए पर परागण की तरफ नंबर 5, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो पर परागण की क्रिया है इसके लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे पर परागण क्रिया कीटों के माध्यम से हो चाहे वायु के माध्यम से हो। अब देखिए स्वपरागण की तरफ नंबर 6, इस परागण में पौधों की शुद्धता बनी रहती है। जो स्वपरागण की क्रिया है इसमें जो परागण होता है उससे पौधों की शुद्धता बनी रहती है। अब लिखेंगे पर परागण की तरफ नंबर 6, इस परागण से पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है। यानी कि जो पर परागण की क्रिया है जब इससे परागण होता है तो जो पौधा उसकी शुद्धता समाप्त हो जाती है। तो बच्चों हमने इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान शब्दों में स्वपरागण और पर परागण में अंतर लिखना बताया है। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस को हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से परीक्षा में जाकर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गुरु बीजाणु जनन, इसमें लिखेंगे पुष्प की मादा जननांग संरचना स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड में बीजांडकाय की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन के विषय में लिखेंगे। ये हैं गुरु बीजाणु जनन के चित्र। अब हम इसी चित्र के माध्यम से इसकी पूरी प्रोसेस को समझाएंगे। तो ये है बीजांड, क्या है बीजांड, और इसी के अंदर होता है
बीजांड काय, और बीजांड काय के अंदर पाई जाती हैं अधोस्तरीय कोशिका। जब अधोस्तरीय कोशिका वृद्धि करती हैं, तब वृद्धि करके ये बदल जाती हैं परपसु कोशिका में, यानी कि जो अधोस्तरीय कोशिका होती है, जब ये वृद्धि करती है यानी कि विकसित होती है, तो ये बदल जाती है परपसु कोशिका में। जब परपसु कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है, तब ये दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। नंबर 1 प्राथमिक भित्ति कोशिका, नंबर 2 बीजाणु जनन कोशिका। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, या तो ये नष्ट हो जाती है, नहीं तो ये बीजाणु भित्ति का निर्माण करती है। और जो ये बीजाणु जनन कोशिका है, इससे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। जब गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका का निर्माण हो जाता है, जब इसका अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, तब 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसमें जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर रेड पेन से गुरु बीजाणु बनाए हैं। जो 3 रेड पेन से गुरु बीजाणु है, ये निष्क्रिय हो जाते हैं, और जो एक शेष बचता है गुरु बीजाणु, ये क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। जब इस गुरु बीजाणु का समसूत्री विभाजन होता है, तब यह 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है। एक केंद्रक होता है निभाग की तरफ, और एक केंद्रक होता है बीजांड द्वार की तरफ। जब इसका फिर से समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो ये 2 केंद्रक होते हैं, जब इनका समसूत्री विभाजन होता है, तब 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। और जब इसका पुनः समसूत्री विभाजन होता है, तब 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। इसके बाद जब जो ये केंद्रक होते हैं, इसमें अब क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। जब इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तब ऊपर जो 3 कोशिकाएं होती हैं, इसे बोलते हैं प्रमुख कोशिका, और बीच में जो कोशिका होती है, इसे बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका। और यहाँ पर देखिए 2 कोशिका, इसे बोलेंगे सहायक कोशिका, और बीच में होती है अंड कोशिका। इस प्रकार अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया कि अंड कोशिका का निर्माण कैसे होता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप गुरु बीजाणु जनन के विषय में आप किस प्रकार लिखेंगे। हम आपको लिखकर बताएंगे, ताकि आप बहुत ही आसानी से लिख सकें। अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गुरु बीजाणु जनन। इसमें लिखेंगे पुष्प की मादा जननांग संरचना स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड में बीजांडकाय की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब लिखेंगे बीजांडकाय में एक अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है, जो द्विगुणित होती है। अधोस्तरीय कोशिका वृद्धि करके परपसु कोशिका में बदल जाती है। जब इसका समसूत्री विभाजन होता है, तब यह 2 भागों में बढ़ जाती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका और बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका नष्ट हो जाती है, और बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। जब बीजाणु जनन कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनमें से 3 गुरु बीजाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। जो एक शेष बचता है, वह क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। जब इसका समसूत्री विभाजन होता है, तब 2 केंद्रक बनते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब इसका फिर से समसूत्री विभाजन होता है, तब 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। जब इसका पुनः समसूत्री विभाजन होता है, तब 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। जब कोशिका द्रव का विभाजन होता है, तब ऊपर 3
प्रतिमुख कोशिकाएं बनती हैं। बीच में 2 ध्रुवीय कोशिका होती हैं। बीजांड द्वार के तरफ 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और उनके बीच में अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो बच्चों, हमने आपको सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन के विषय में चित्र के माध्यम से समझाया है। फिर हमने आपको पंच के माध्यम से लिखकर बताया है कि आप परीक्षा में जाकर किस प्रकार लिखेंगे। आज हम वीडियो में आपको बताएंगे कि आप द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे। इसके बाद हम आपको लिखकर भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो हम आपको अब चित्र के माध्यम से द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए है इंडोस्पर्म, ये त्रिगुणित होता है और ये क्या है, यूग्मनज यानी कि जायगोट है। यानी कि जब हमने आपको दोहरा निषेचन पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि एक नर युग्मक आता है और अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है, तब युग्मनज का निर्माण होता है, ये द्विगुणित होता है। और जब दूसरा नर युग्मक आता है 2 ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता, तब भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ये त्रिगुणित होता है। जो भ्रूणपोष होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। फिर जो ये जायगोट होता है, इसके शुरुआत में ये आकार में बढ़कर अपने चारों ओर सेलुलोज की एक भित्ति का निर्माण करता है। इसके बाद जब इसका सूत्री विभाजन होता है तब यह 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं टर्मिनल सेल और जो नीचे वाला भाग होता है इसे बोलते हैं बेसल सेल। टर्मिनल सेल को भ्रूणी कोशिका कहते हैं और बेसल सेल को निलंबक कोशिका कहते हैं। जब इसका फिर से सूत्री विभाजन होता है तब 2 भ्रूणी कोशिका और 2 निलंबक कोशिका का निर्माण होता है और इसका आकार लगभग टी के आकार का होता है। फिर इसका पुनः जब सूत्री विभाजन होता है तब 4 भ्रूणी कोशिका का निर्माण होता है और जो निलंबक कोशिका होती है वह लगभग कह सकते हैं 6 से 10 लंबी सूत्राधार रचना बनती है। इसके बाद जब इसका पुनः सूत्री विभाजन होता है तब यह 8 भ्रूणी कोशिका में विभाजित होती है। जो बाहर की 4 कोशिकाएं होती हैं इसे बोलते हैं एपी बेसल सेल और जो बीच की कोशिकाएं 4 होती हैं इसे बोलते हैं हाइपोबेसल सेल। इसके बाद इसका पुनः जब समसूत्री विभाजन होता है तब यह 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसके बाद ये धीरे धीरे वृद्धि करता है। वृद्धि जब करता है तो ये लगभग हृदय के आकार का हो जाता है और जैसे इसका बीच वाला भाग है इसे बोलते हैं पेरिबलम। जब ये धीरे धीरे वृद्धि करता है तब बाद में क्या होता है, जो इसके बीज पत्र होते हैं बड़े होकर मुड़ जाते हैं और जो परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण होते हैं वो 2 बीज पत्र होते हैं। जो ये वाला आपको भाग दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं कोटिलेंड्स और जो ये आपको हरा भाग दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू और जो रेड वाला भाग है इसे बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। तो इस प्रकार 2 बीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। तो बच्चों, हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। अब हम आपको पंच के माध्यम से लिखकर बताएंगे कि आप द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। तो इसमें हेडिंग डालेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। इसमें लिखेंगे युग्मनज एक द्विगुणित संरचना है। यह सूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होता है। शुरुआत में यह आकार में बढ़कर अपने चारों ओर सेलुलोज की एक भित्ति का निर्माण करता है। इसके बाद जब इसका सूत्री विभाजन होता है तब यह 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। निभाग की ओर स्थित कोशिका को टर्मिनल सेल और नीचे वाले भाग को बेसल सेल कहते हैं। फिर इसके आगे लिखेंगे
टर्मिनल सेल को भ्रूणी कोशा और बेसल सेल को निलंबक कोशा कहते हैं। जब इसका फिर से सूत्रीय विभाजन होता है तो ये 2 भ्रूणी कोशा और 2 निलंबक कोशा का निर्माण होता है। जब इसका पुनः सूत्रीय विभाजन होता है तब इसमें 4 भ्रूणी कोशा का निर्माण होता है। फिर इसके आगे लिखेंगे निलंबक कोशा 6 से 10 तक लंबी सूत्राकार रचना बनती है। जब इसका फिर से सूत्रीय विभाजन होता है तब यह 8 भ्रूणी कोशा में विभाजित होती है। बाहर की 4 कोशाओं को एपीबेसल सेल और बीच की 4 कोशाओं को हाइपोबेसल सेल कहते हैं। फिर इसके आगे लिखेंगे फिर से इसका सूत्रीय विभाजन होता है तब यह 16 कोशाओं में विभाजित होता है। पुनः वृद्धि करके विभाजन द्वारा भ्रूण कुछ हृदय आकार का हो जाता है, यानी कि हर टाइप का हो जाता है। बाद में बीजपत्र बड़े होकर मुड़ जाते हैं। इस प्रकार परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं जो एक अक्ष से जुड़े होते हैं। अक्ष का एक भाग जो बीजपत्रों के बीच होता है जिसे परांकुर कहते हैं और दूसरा भाग मूलांकुर कहलाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। हमने आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाया, फिर हमने आपको पंच के माध्यम से लिखकर बताया कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीजांड की संरचना, इसके विषय में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। इसके बाद हम आपको पंच के माध्यम से लिखकर बताएंगे कि आप बीजांड की संरचना, इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये है बीजांड का चित्र। अब हम इसी चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। तो बीजांड जो है, जिस स्थान पर अंडाशय से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं बीजांड व्रंत। और बीजांड के जो भीतर अधिकांश भाग होता है वो होता है बीजांड काय का बना होता है। और इसके ऊपर जो भाग होता है इसे बोलते हैं निभाग और नीचे वाले भाग को बोलते हैं बीजांड द्वार। और जो बीजांड काय है इसके भीतर भ्रूण कोश उपस्थित होता है। भ्रूण कोश में ऊपर की ओर 3 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं और बीच में ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं और नीचे की ओर 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और बीच में अन्य कोशिका पाई जाती है। एक बार हम आपको फिर से चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये बीजांड का चित्र है। अब इसमें देखिए, बीजांड जो है जिस स्थान पर अंडाशय से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं बीजांड व्रंत। और बीजांड के भीतर अधिकांश भाग जो है बीजांड काय का बना होता है, जिसमें अध्यावरण पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? अध्यावरण पाए जाते हैं। इनके बीच की ओर कह सकते हैं नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे बोलते हैं बीजांड द्वार और ऊपर जो भाग होता है इसे बोलते हैं निभाग। बीजांड काय के भीतर एक भ्रूण कोश होता है और भ्रूण कोश में ऊपर की ओर 3 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, बीच में ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं और नीचे की ओर 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और सहायक कोशिकाओं के बीच में अंड कोशिका पाई जाती है। तो बच्चों, हमने आपको चित्र के माध्यम से बीजांड की संरचना के विषय में समझाया है। अब हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार इसके विषय में लिखेंगे। तो इसमें हेडिंग डालेंगे बीजांड की संरचना। इसमें लिखेंगे बीजांड जिस स्थान पर अंडाशय से जुड़ा होता है उसे बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड के भीतर अधिकांश भाग बीजांड काय का बना होता है, जिसमें अध्यावरण पाए जाते हैं। इनके बीच नीचे की ओर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं और ऊपरी भाग निभाग कहलाता है।
अब इसके आगे लिखेंगे बीजांड काय में भीतर की ओर भ्रूण कोश उपस्थित होता है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीच में अंड कोशिका होती है और उसके दोनों तरफ सहायक कोशिकाएं होती हैं। निभाग की ओर प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं और भ्रूण कोश के मध्य में 2 ध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बीजांड की संरचना के विषय में चित्र के माध्यम से समझाया है। हम आपको बताएंगे कि आप भ्रूण कोश और भ्रूणपोष में अंतर कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। तो सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दें। सबसे पहले हेड डालेंगे भ्रूण कोश और भ्रूणपोष में अंतर। फिर बीच में एक लाइन खींच लेंगे। एक तरफ लिखेंगे भ्रूण कोश और दूसरी तरफ लिखेंगे भ्रूणपोष। अब भ्रूण कोश की तरफ लिखेंगे नंबर 1, यह अगुणित होता है। यानी जो भ्रूण कोश होता है ये अगुणित होता है। ये जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर बीजांड काय होता है, उसके अंदर ये भ्रूण कोश पाया जाता है। ये कैसा होता है? ये अगुणित होता है। फिर लिखेंगे भ्रूणपोष की तरफ यह त्रिगुणित होता है। यानी कि हमने आपको दोहरा निषेचन के विषय में बताया था। उसमें हमने आपको बताया था कि जब दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है तब प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। जो भ्रूणपोष होता है ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो एक होता है नर युग्मक और 2 होती हैं ध्रुवीय कोशिकाएं, इसीलिए क्या होता है? त्रिगुणित होता है। तो लिखेंगे यह त्रिगुणित होता है। अब भ्रूण कोश की तरफ लिखेंगे नंबर 2, यह बीजांड में पाया जाता है। यानी कि जो भ्रूण कोश होता है किस में पाया जाता है? ये बीजांड में पाया जाता है। अब लिखेंगे नंबर 2, भ्रूणपोष की तरफ यह बीजों में पाया जाता है। यानी कि जो भ्रूणपोष है यह बीजों में पाया जाता है। अब लिखेंगे नंबर 3, भ्रूणकोश की तरफ इसका निर्माण निषेचन क्रिया से पहले होता है। यानी कि जो भ्रूणकोश होता है इसका निर्माण निषेचन क्रिया के पहले ही हो जाता है। अब लिखेंगे नंबर 3, भ्रूणपोष की तरफ इसका निर्माण निषेचन क्रिया के बाद होता है। यानी कि पहले जब एक नर युग्मक आता है और अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है तब युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद जब दूसरा नर युग्मक आता है 2 ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित होता है तब भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो लिखेंगे इसका निर्माण निषेचन क्रिया के बाद होता है। यानी कि जब निषेचन हो जाता है उसके बाद भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब भ्रूणकोश की तरफ लिखेंगे नंबर 4। इसमें लिखेंगे यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है। यानी कि जो भ्रूणकोश होता है यह भ्रूण के विकास में सहायता करता है। अब लिखेंगे नंबर 4, भ्रूणपोष की तरफ यह भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। यानी कि जो भ्रूणपोष होता है यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब लिखेंगे नंबर 5, भ्रूणकोश की तरफ इसमें भोजन संचित नहीं रहता है। यानी कि जो भ्रूणकोश होता है इसमें भोजन संचित नहीं रहता है। अब लिखेंगे भ्रूणपोष की तरफ नंबर 5, इसमें भोजन संचित रहता है। यानी कि जो भ्रूणपोष होता है इसमें भोजन संचित रहता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिख करके भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर बताया है। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। जो बहुभ्रूणता पर टिप्पणी है ये परीक्षा में हर वर्ष ये क्वेश्चन आता है, इसलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अवश्य तैयार कर लेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताएंगे कि आप बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बहुभ्रूणता पर टिप्पणी। इसमें लिखेंगे एक बीज में एक या एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना
बहुभ्रूणता कहलाता है। यानी कि एक बीज में एक या एक से अधिक भ्रूण का विकसित होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अब इसके आगे लिखेंगे, बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे के बीजों में किया था। यानी कि जो बहुभ्रूणता है इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने संतरा के बीज में किया था। अब इसके आगे लिखेंगे, अनावृत बीजी पौधों में यह घटना सामान्य होती है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। यानी कि जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उसमें यह घटना सामान्य होती है, लेकिन जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें यह घटना काफी कम पाई जाती है। अब इसके आगे लिखेंगे, एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित होते हैं। यानी कि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित होते हैं, लेकिन इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर अगली पीढ़ी को जन्म देता है और बाकी भ्रूण नष्ट हो जाते हैं। यानी कि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित होते हैं, इसमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर अगली पीढ़ी को जन्म देता है और बाकी भ्रूण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अनिषेक फलन पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। जो अनिषेक फलन पर टिप्पणी है ये परीक्षा में हर वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अवश्य ही तैयार कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, अनिषेक फलन पर टिप्पणी। इसमें लिखेंगे, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। यानी कि अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अब इसके आगे लिखेंगे, और ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। फिर इसके आगे लिखेंगे, इस शब्द को नॉल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यानी कि जो अनिषेक फलन शब्द है, इस शब्द को जो नॉल नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने इस शब्द को दिया था। अब इसके आगे लिखेंगे, ये फल बीज रहित होते हैं, जैसे अंगूर, केला और अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। फिर इसके आगे लिखेंगे, अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। यानी कि अनिषेक फलन पर टिप्पणी यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। तो हमने आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इसके आगे लिखेंगे, और ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। इस शब्द को नॉल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये फल बीज रहित होते हैं, जैसे अंगूर, केला और अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप अनिषेक फलन पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,